नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और ये आप देख रहे हैं किस्सा किताबों का। और किस्सा किताबों का में आज एक बहुत दिलचस्प बात होगी। आपने मैन ईटर्स की कहानियां पढ़ी होंगी, आपने जंगल की कहानी पढ़ी होगी, आपने शिकार की कहानी पढ़ी होगी। आज हम बात करेंगे शिकार की, शिकारी की, शिकारी के लिखे की। और बात क्यों करेंगे? क्योंकि आज उस मशहूर शिकारी का जन्मदिन है जिसे हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, जिसने मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नाम की मशहूर किताब लिखी, जिसने बहुत कुछ लिखा। और जिस जमीन से मैं आता हूं, कुमाऊं की जमीन, वहां बहुत सारे लोग आज जमीन पर हैं, धरती पर हैं, इसलिए क्योंकि जिम कॉर्बेट कभी वहां हुआ करते थे। उन्होंने बहुत से लोगों को नरभक्षी जानवरों के आतंक से बचाया। लेकिन इसके बावजूद जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे जिन्होंने बहुत से नरभक्षियों को मारा। इसके बावजूद वो जानवरों के बहुत बड़े प्रेमी थे, उनको जानवरों से बहुत मोहब्बत थी। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान भी हैं और इन किताबों पे चलें उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में घंटी बजाएं, इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। और अब मैं मिलवाता हूं आपको अपने आज के मेहमान से और साथ में चर्चा शुरू करते हैं जिम कॉर्बेट की। वो मशहूर शिकारी जिसे शिकारी कहना दरअसल उसके साथ नाइंसाफी है। हृदय जोशी मेरे साथ हैं, मेरे भाई हैं और मशहूर पत्रकार हैं, लेखक हैं। पर्यावरण प्रकृति इससे जुड़ी चीजों पे लिखते ही नहीं है, उसको जीते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं एनवायरनमेंट के। इनको क्यों जिम कॉर्बेट, आज जिम कॉर्बेट का जन्मदिन है, खास बात यह है, इसलिए हम जिम कॉर्बेट पे बात कर रहे हैं। कॉर्बेट की जो मशहूर किताब मैंने बताई, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, वो मैंने बचपन में पढ़ी थी और मुझे उसके बाद कभी जरूरत नहीं लगी कि उसको मैं दोबारा लाऊं, पढ़ूं। ये हृदय दिखा रहे हैं और हृदय को मैं इसलिए लाया हूं कि इन्होंने कॉर्बेट पर बहुत कुछ पढ़ा है और ये बता रहे हैं कि क्यों कॉर्बेट को पढ़ना, कॉर्बेट के बारे में पढ़ना, कॉर्बेट को पढ़ना, कॉर्बेट का लिखा पढ़ना हमारे आपके लिए क्यों जरूरी है। और ये सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी रीडिंग मटेरियल है। ये बता सकते हैं कि क्यों बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्या खास बात है, इस पे चर्चा करेंगे। हृदय से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट के बारे में बताइए। हम उनको शिकारी कहते हैं, वो शिकारी, उनको क्या कहा जाना उनके साथ इंसाफ है क्या? नहीं, मैं तो उनको शिकारी कहता ही नहीं हूँ। और बल्कि जो शिकारी कह के सिर्फ उनको शिकारी के रूप में उनको उनका तारुफ कराते हैं, उनसे मेरा बहुत जबरदस्त मतभेद है और बहुत सारे लोगों का होगा। क्योंकि जिम को, और ये बातें कोई आउट ऑफ इमोशन नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं है। अगर आप जिम कॉर्बेट के लिटरेचर को पढ़ेंगे ना, उनका लिखा हुए की बात नहीं कर रहा हूँ, उन पर लिखे हुए और उनके जो दस्तावेज हैं उनको पढ़ेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे, उनके लिखे हुए लेटर्स को पढ़ेंगे, जिन लोगों ने उनके बारे में लिखा उन लेटर्स को पढ़ेंगे, तो जिम कॉर्बेट जो है वो सबसे उन्होंने एक तो जितने भी बाघों को या तेंदुओं को मारा उनमें से मैक्सिमम, कुछ अपवादों को छोड़कर जिनके बारे में बताऊंगा, उन कुछ अपवादों को छोड़कर उन्होंने केवल आदमखोर तेंदुओं और बाघों का शिकार किया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अपने जीवन के बहुत जल्दी, मतलब जितना उनका स्पैन, लाइफ का एक्टिव स्पैन रहा जो हंटिंग का था, उसके दौरान ही, उसके मिडिल में ही वो उनका उससे जो हंटिंग कर भी रहे थे उससे उनकी काफी विरक्ति के हमें सबूत मिलते हैं। और इस बात के बहुत पर्याप्त सबूत मिलते हैं, दस्तावेजी सबूत मिलते हैं कि वो कैमरे को लेकर, वो कैमरा पकड़कर 1930 में, 1926 में उन्होंने सबसे जो खूंखार मैनीटर मारा था, जिसके नाम पर पूरी एक किताब है जो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा अभी, मैनिटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये किताब है। ये ऐतिहासिक किताब है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जिस मैनीटर को मारा था उसको मारने में कॉर्बेट को पूरा 1 साल लगा और उसमें बीच में कॉर्बेट को ब्रेक लेना पड़ा। और इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में कॉर्बेट की आलोचना हुई कि कॉर्बेट इसको नहीं मार पा रहे। और इस मैनीटर को जब तक मारा तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके और अफ्रीकन देशों में इस मैनीटर की कहानियां छप गई थी। तो ये इतनी बड़ी, उस दौरान ही कॉर्बेट जो है कैमरा थोड़ा लेकर, इसका ब्यौरा बता देंगे हृदय, तो हमारे आज के बहुत सारे टेलीविजन एंकर बंदूक लेके जंगलों में निकल लेंगे अगर उन्हें पता चल जाएगा कि दुनिया भर में इतना नाम होता था कभी मैनीटर मुझे को मारने।
वो खुशकिस्मती से मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए शिकार अपने स्टूडियो में इतने ज्यादा हैं और वो उनको ज्यादा पसंद है। दे आर सिटिंग डक हंटर्स, दे कांट टेक दैट रिस्क जो जो कॉर्बेट ने उठाया। और उसकी कहानियां पढ़ने पर, जो आपने सवाल मुझसे पूछा कॉर्बेट की कहानियां क्यों पढ़े, कॉर्बेट ने, अभी मैं एक कहानी दोबारा पढ़ रहा था जब आपने कहा कि आज कार्यक्रम करेंगे, हर बार वो कहानी नई लगती है, मुक्तेश्वर मैन ईटर की कहानी। उसमें कॉर्बेट रात को, सोचिए कि सर्दियों के दिन में रात को बरसात में एक शर्ट और पैंट में पूरी रात पेड़ पे बैठा हुआ है, नीचे मैन ईटर है जिस पर उसका निशाना चूक चुका है, और उन गरीबों के लिए जो उन्होंने उससे कहा है कि हमें इससे मुक्ति दिलाइए, पूरी रात सोचिए अगर किस पहाड़ में कोई बरसात में है और पूरी बरसात में बैठा रहे, तो उसकी जब वो सुबह को उसको आते हैं उसके साथी और उनके पैरों में मसाज करते हैं और चाय पिलाते हैं, तब वो चलने लायक बनते हैं। तो इस तरह का कष्ट उठाना कोई ऐसा नहीं था, उनकी इंस्टिंक्ट ही ऐसी थी। वो खुद कहते थे, उन्होंने अपनी बुक के बारे में लिखा है कि डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम ए जंगली। उन्होंने एक, ये तो उनकी विनम्रता भी हो सकती है और ये हाँ बड़प्पन है। उन्होंने कहा कि मैं जंगली भाषा में बोला हूँ। और उनके जो दोस्त हैं जिन्होंने उनको उकसाया या कहें प्रोत्साहित किया इन किताबों को लिखने के लिए, वो कहते थे इतने हम्बल थे कि उन्हें लगता नहीं था कि ये किताबें इतना बढ़िया करेंगी। क्योंकि जो मैनीटर्स कुमाऊं का आपने जिक्र किया और वो सब हमारे दिल के करीब है। पहले आपको और बाकी दर्शकों को बताऊं, वो जंगल स्टोरीज के नाम से लिखी गई थी 30 के दशक में। बाद में उसको रिहैश किया गया जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छापने की बात आई, और फिर 1943 में वो बुक छपकर आई, 44 में। और जब 47 में अपनी बहन के साथ वो कीनिया चले गए, तो उन बुक्स की रॉयल्टी से उनकी जिंदगी थोड़ा आसान बनी। तो मतलब हर दौर में उनके जीवन हम एक तरह से एक एक करके चले अगर भटक रहे हैं तो मतलब मोटी तौर पे जो पहला सवाल आपने किया उसको डायरेक्ट में ऐसे ही करूंगा आलोक जी, कि आदमी को इन किताबों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि उन्हें ये समझ में आता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बने, उनको ये समझ में आता है कि कैसे रेसिज्म जो है, क्योंकि कॉर्बेट के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना जरूरी है। और ये हिस्टोरिकल बात, दिनेश चंद्र कालन ने जो बायोग्राफी लिखी है, जिसकी मैं अक्सर लोगों को रिकमेंडेशन देता हूं पढ़ने के लिए, सबसे बेहतरीन तरीके से लिखी गई और बहुत ही देसी अंदाज में रिसर्च करके लिखी गई है। ये कहते हैं कि अंग्रेजों के आगे की 3 कास्ट हो गई थी, कास्टिज्म, अंग्रेजों की कास्टिज्म 3 कास्ट हो गई थी। एक कास्ट थी व्हाइट, जिनके लिंक अभी भी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, यूके में थे, वो सबसे उच्च कोटि के व्हाइट ब्राह्मण थे। उनके बाद वाले वो थे जो कॉर्बेट, जिन्हें डोमिसाइल व्हाइट्स कहते हैं, यानी जो आ गए हैं अपना घर बार छोड़ के। कॉर्बेट के दादाजी आए थे, उनके फादर यहीं रहे, लेकिन उनकी रेसिकल प्योरिटी जो है कोट एंड कोट वो बनी हुई थी, उन्होंने हिंदुस्तानियों से शादी नहीं की। तीसरे वो थे इंडियन, वो सबसे दलित थे इस मामले में। तो उनमें जो कास्ट स्ट्रगल था, उसकी वजह से जो टॉप में व्यक्ति है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि वो नेटिव इंडियंस को बड़े प्यार से अपने पास रख सकता था। इन्हें अपना, जैसे आज आप देख रहे हैं टीवी एंकर्स की आपने बात की, प्रूव करने के लिए, इन्हें अपना नेशनलिज्म प्रूव करने के लिए ये नेटिव इंडियंस के साथ, ये दूसरी जो 2 नीचे के रंग हैं, ये इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इस किताब में लिखा, कॉर्बेट इन्हीं 2 में से एक रंग के थे, उसके बावजूद कॉर्बेट का जो लगाव था हिंदुस्तानियों के साथ, उठते बैठते थे और उनके साथ जंगलों में जाते थे। और ये भी एक बड़ी खूबसूरत कहानी कि नैनीताल में और कालाढूंगी दोनों जगह उनके घर है। जो कालाढूंगी आते थे अश्विन में, तो उनको उस समय हिंदुस्तानी बच्चों के साथ खेलने में, कूदने में नहीं रोका जाता था, लेकिन नैनीताल में ऐसा कल्चर था कि वहां व्हाइट्स वर वेरी कंजर्वेटिव एंड दे रिमेन टू बी क्लोज। तो वो वहां वो अपने अपने किले में थे जहां उनका अपना पूरी रिहाइश थी गोरों की वहां, लेकिन जहां गोरे कम थे वहां उनके बच्चे जाहिर तौर पे हिंदुस्तानियों के साथ खेलते रहे होंगे। लेकिन जो दूसरी बात है हृदय, और आपने क्योंकि किताबें सारी पढ़ी हुई हैं, कॉर्बेट की वो किताब, कॉर्बेट की वो कौन सी किताब होगी जिसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए? जैसे मैंने मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं पढ़ी है, अभी आप जो रुद्रप्रयाग वाले तेंदुए के किस्सा सुना रहे हैं, इस तरह। और मुझे बहुत, मैं बचपन में, यकीन जानिए कि मुझे याद आ रहा है वो वापस जैसे जी रहा हूं उसको, कि वो रोंगटे खड़े होते हैं उन किस्सों को पढ़ के। और जब बच्चे होते हैं आप, उस समय तो जो भी दिखता है ना, जो अच्छी चीज लगती है, मन करता है यही करना है। अपना भी मन करता था एक बंदूक मिल जाए, हम भी शिकारी बनेंगे। तो लेकिन कॉर्बेट, हम देखते हैं कि कॉर्बेट शिकार करते थे, मैनीटर्स को मारते थे, लेकिन फिर हम कैसे ये समझ पाते हैं कि कॉर्बेट को जानवरों से प्यार भी था? नहीं, एक तो उनको जानवरों से प्यार था, ये जानने के लिए उनका जो नेचुरलिस्ट जो वाला हिस्सा है, जो प्रकृति के जो संरक्षक वाला हिस्सा है, वो हिस्सा अगेन इस बायोग्राफी में आप पढ़ सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों में उनकी राइटिंग में वो दिखाई देता है। वो समझना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से, एक किस्सा बड़ा जोरदार है कि वो ये कहा जाता था
जब वो कैमरे से शिकार करने के लिए, आपको यकीन को 10 साल तक उनको ऐसा शॉट नहीं मिला कैमरे से। 10 साल का वक्त काफी लंबा होता है, उन्होंने खुद पता, 10 साल तक उनको कोई मन मुताबिक शॉट नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कालाडोंगी के पास रामगंगा नदी जो है, उन्होंने उस दौरान कितना घना जंगल रहा होगा, वहीं पर अपना एक स्टूडियो सेटअप किया और वहां पर एक वाटर स्ट्रीम थी। तो आई मीन देयर आर डिफरेंट वेज, जो मैं अपने दर्शकों का यहाँ पर उनका मजा खराब नहीं करना चाहता हूँ, कि किस तरह से लूर किया, कि किस तरह वहां पर टाइगर्स आए। और जो इस वक्त जो इंग्लैंड के जो म्यूजियम है, वहां पर नेशनल आर्काइव्स में, वहां पर वो फुटेज है। उन्होंने वीडियो शूट किया उस दौरान, जिसमें कि कई सारे 7 टाइगर एक साथ एक ही फ्रेम में, एक फ्रेम में नहीं, मतलब एक साथ 7 टाइगर जो है आए। तो ये तो एक बात है। दूसरा, वो वहां के गांव वालों से एक बात उनकी बड़ी अच्छी थी और उन्होंने कही, जो दिल को छूने वाली है। कई लोग जो क्या करते थे, शिकार करने के लिए जो चीतल है, सांबर है, मचान बनाते थे, जब वो पानी पीने आते थे तब उन्हें मारते थे। तो कॉर्बेट ने उनसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो, कुदरत ने और ऊपर वाले ने पानी सबके लिए बनाया है, उस पर सबका अधिकार है। अगर आप किसी पानी पीते हुए आदमी को, जानवर को मार रहे हो, तो आपसे निकृष्ट और कोई हो नहीं सकता। ये कॉर्बेट के शब्द हैं जो इसमें दिए गए। और उसके बाद वहां के लोगों ने उन्होंने कहा कि वो अंग्रेज अधिकारियों से कहते थे, आप क्यों इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, या खुद अपने अंग्रेज जो यहाँ पर शिकारी उनको क्यों ला रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये इसलिए आ रहे हैं, जो जानवर हैं इनके इलाकों में, इनके गाय भैंसों को, इनके बकरों को इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आप इनके फीड को खा रहे हो या इन पे अटैक कर रहे हो। तो उन्होंने ये बात साफ, तो इससे, और ये एक नहीं, बीसियों आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, दस्तावेजी सबूत मिलेंगे, कोई गपशप वाली बात नहीं है, जिससे पता चलता है। और कॉर्बेट का एक बहुत ही अच्छा, जैसे आपने पढ़ने की बात कही, अगर कोई जान सकता है तो मैन ईटर गुमाऊ ने, देखिए उन्होंने कितनी बड़ी प्रोफेसी की थी, और इसको मैं कई आर्टिकल्स में लिख चुका हूं। उन्होंने जोरदार बात कही। उन्होंने टाइगर की जो प्रोफेसी है, जो उसमें उन्होंने क्या कहा, मैं अंग्रेजी में 2 लाइनें पढ़ता हूं, और उन्होंने कहा था कि टाइगर इज ए लार्ज हार्टेड जेंटलमैन विद बाउंडलेस करेज। वो जेंटलमैन कह रहे हैं उसको, टाइगर इज ए लार्ज हार्ट जेंटलमैन विद बाउंडलेस करेज, एंड दैट व्हेन ही इज एक्सटर्मिनेटेड, as exterminated he will be unless public opinion rallied to his support. India will be poorest, having lost finest of its fauna. वो कह रहे हैं कि अगर आपने इसको बचाने की कोशिश नहीं की तो खत्म हो जाएगा, और आप दुनिया की सबसे बदनसीब और गरीब मुल्क होगे। और ये 2005 में आपको ध्यान है कि जब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनानी पड़ी थी, और सरिस्का में पता चला था सारे बाघ खत्म हो गए हैं, तो ये प्रोफेसी सच हुई थी। तो कल ही मैंने एक पीस लिखा है, उसमें कहा है कि लेकिन अब ये प्रोफेसी जो है, हमने बाघों को तो बचा लिया, लेकिन ये एक्सटेंड हो गई है पूरी जो इकोसिस्टम, हमारे ग्लेशियर, हमारे जंगल, हमारे झरने, हमारे घर, हमारे पहाड़ के लोग रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको इस तरह से अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो इतने साल पहले कह गए थे। अब कॉर्बेट को तो गए भी कितने साल हो गए हैं, मेरा ख्याल हमारे जन्म के पहले वो 65 साल उनकी मौत को हो गए हैं। 1955 में उनकी डेथ हुई थी, 19 अप्रैल को। तो 1955 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा है, हमारे बाद भी लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। 65 साल से ये किताबें पढ़ी जा रही हैं, और अभी ऐसे पढ़ी जा रही हैं जैसे आज की लिखी किताबें हों। हाँ, इसीलिए क्लासिक है, मतलब इनकी कोई अजर अमर कहानियां हैं। और ये एक बड़ी जोरदार बात है, कॉर्बेट ने जो अपनी विल लिखी थी, उसमें उन्होंने अपने पब्लिशर्स के लिए भी, अगर मेरे को ठीक से मालूम, मैं मिस नहीं कर, पब्लिशर्स के लिए भी उन्होंने, मतलब ऐसा कोई राइटर होगा जो अपने पब्लिशर्स के लिए भी अपनी विल में, अपनी वसीयत में लिख के जाएगा। और उनको ही वाज सो मच इंडियन एंड सो मच हिंदू दैट जब उनकी डेथ हुई, कीनिया में उनकी डेथ हुई थी, वो आखिर के दिनों में कीनिया चले गए थे, न्यारी में उनकी डेथ हुई, तो उनकी बहन ने वहां से पैसा भेजा, और वहां से सब लोगों को पैसा बंटवाया गांव में। और वहां गड़प्पू में, छोटी हल्द्वानी में और नैनीताल में कुछ घरों ने, जैसे होता है किसी घर में मौत हो जाए तो एक मील स्किप करते हैं, उन्होंने रात का खाना नहीं बनाया, बस जब उनको खबर मिली वहां पर, ये दिखा गया है। तो मतलब वो ऐसे परिवार था उनका, इस तरह से जुड़ाव था। तो यानी उस गांव के लोग उनको अपना मानते थे, अपने परिवार का बुजुर्ग चला गया। तो यही सब बातें हैं, मतलब। तो एक और चीज है हृदय, जो मैं समझता हूँ कि बतानी चाहिए, समझनी चाहिए। एक, बच्चों को क्यों पढ़नी चाहिए किताबें, या ये बच्चों को देने के लिए ये किताबें बहुत अच्छी गिफ्ट क्यों हो सकती हैं? एक तो इसलिए अच्छी हो सकती है क्योंकि इनका प्रोज बहुत बेहतरीन है, मतलब इतना विट आपको। एक जगह लिखते हैं कि जब उनके पीछे पूरा एक झुंड चल रहा है और वो नदी पार करते हैं, कॉर्बेट बीइंग ए जंगली मैन वो तो पार कर गए, लेकिन कुछ लोग जो है स्ट्रीम में बह गए। तो बह गए का मतलब ये नहीं कि उनकी जान को खतरा, लेकिन जब बह गए तो एक ने पकड़ा उन्हें,
और बाद हाँ में उसमें लगता है साहब एक राइटर के पास जो हाइपरबोल या विट और गप्पाजी करने का एक नैक हाँ होना चाहिए, वो उनके पास था। तो वो कहते हैं कि दैट पर्सन टोल्ड मी, अंग्रेजी में कहते हैं कि साहिब आई वाज होल्डिंग दिस नॉट बिकॉज ही वाज कैरिड अवे बाय द स्ट्रीम, आई वाज होल्डिंग इट बिकॉज ही वाज वेयरिंग योर जैकेट। सो तो तो इस तरह की मतलब वो बात। चुटकी लेते चलते हैं, ऐसा नहीं कि आप गंभीर गंभीर पाठन में फंसे हुए हैं। वो बिल्कुल भी नहीं, चुटकियां शुरुआत से इसीलिए शुरुआत से मजा आता है। कहानी आपके चेहरे में मुस्कान लाती है। उनके उनके राइट एडिटर्स ने कहा था कि हमें जो टेम्पटेशन होती है सिर्फ एक, कि हम एडिटर्स का काम हमेशा होता है वो फ्लैप को काट देते हैं। जब आप भी इतना लिखते पढ़ते हैं कि वो कहते हैं हम इस आदमी का रिपीटेशन काटने का मन नहीं होता। इज द ओनली टेम्पटेशन वी हैव व्हाइल एडिटिंग हिज बुक्स। और दूसरी बात ये, जैसे वो शब्दों के महत्व को इतना जानते थे। एक बात तो उन्होंने अंधविश्वास के बारे में लिखा है, वो बाद में बताऊंगा। पहले उन्होंने टेरर के बारे में लिखा और रुद्रप्रयाग मैन ईटर के बारे में लिखा, जो जिसके बारे में बताया इतना बहुचर्चित तेंदुआ था और इसने 125 लोगों की 8 साल के भीतर को मार डाला एटलीस्ट। 125 जान ले चुका था। हाँ, लेकिन कॉर्बेट ये बताते हैं कि उन्होंने एक पनार मैन ईटर मारा था, उसकी कहानी दूसरी जगह है, टेम्पल टाइगर एक बुक है उसमें है। और उसमें तो पनार मैन ईटर तो 400 लोगों को मार चुका था, लेकिन क्योंकि पनार मैन ईटर जो था वो उत्तराखंड के कुमाऊं के एक बहुत ही अंदरूनी इलाके में कर रहा था, तो उसकी रिपोर्टिंग कम होती थी, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आजकल भी होता है कि स्टोरियां वही बाहर आती हैं जो महानगरों में होती। लेकिन बड़े लेपर्ड बड़े वाला वो केदारनाथ के रूट पे ऑपरेट कर रहा था, तो इसलिए उसकी रिपोर्टिंग ज्यादा हुई और ज्यादा खतरा, क्योंकि जितने लोग केदारनाथ की यात्रा में आते थे वो सारी वो लिखते हैं कि दे यूज्ड टू कैरी हिज स्टोरीज, उसकी पूरे देश में उसकी कहानियां फैल जाती हैं। जो भी केदारनाथ की यात्रा पे वहां एक बाघ है तेंदुआ जो मारता है। तो लेकिन आपने जो भाषा की बात की, मैं तो भाषा के लिए इसलिए कि इसी बुक में वो एक चैप्टर लिखते हैं टेरर, और उसकी ओपन करते हैं कि वो कहते हैं कि लेखकों ने टेरर शब्द का जितना मिसयूज किया है उतना मिसयूज किसी और शब्द का किया ही नहीं गया। वो कहते हैं टेरर क्या है आपको पता ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ टेरर क्या होता है। चैप्टर है टेरर, और उसमें वो बताते हैं कि कैसा कर्फ्यू उस तेंदुए ने लगाया था। और एक लाइन लिखते हैं, कहते हैं नो कर्फ्यू ऑर्डर हैज एवर बीन मोर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड and more implicitly obeyed than the curfew imposed by man-eating leopard of रुद्रप्रयाग। ऐसा कर्फ्यू कभी लगा ही नहीं, इतनी शिद्दत से, इतनी ताकत से, इतनी मन से उसको किसी ने फॉलो नहीं किया जितना कर्फ्यू रुद्रप्रयाग मैन-ईटर द्वारा किया। का हुक्म वैसा चला जैसा किसी का नहीं चलता है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत से छोटे छोटे, मैं अभी देख रहा था एक जगह उनका जो विट है, वो कहता है कि जब मैंने फायर किया और टाइगर भाग गया तो बाय द टाइम तो सारे लोग मेरे चारों ओर आ गए, जितने लोग मेरे पीछे आए थे, मतलब जो ढोल बजाने के लिए टाइगर कह रहा है। और उसमें एक जगह छोटा सेंटेंस लिखते हैं तो पता चलता है कि वो मतलब वो चुटकी ले रहा है उनका। कहता है जब मैं अपने साथी से बात कर रहा हूँ तब तक वो लोग मेरी सिगरेट पी रहे थे। माई सिगरेट्स लिखने की जरूरत नहीं थी। नहीं बताना था भाई मेरे पैकेट में से खिसका के पी रहे थे। हाँ, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो उनके उसमें है। लेकिन मोटी बात तो यह है कि आपको कुमाऊं के बारे में पता चलता है। अंधविश्वास के बारे में बहुत अच्छी बात लिखते हैं, कहते हैं अंधविश्वासियों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन आप उत्तराखंड के इन पहाड़ी इलाकों में आके देखिए तो आपको पता चलेगा कि इनकी संस्कृति का कैसे हिस्सा है। और देन मैं उस कहानी का नाम भूल गया, उसमें उनका एक साथी है, सोचो उस इंसान की महानता देखिए। वो 40 किलोमीटर पैदल चल के किसी मैन-ईटर को मारने आया है किसी मिशन पे। वो आदमी कहता है कि मेरे मुंह में डेमन घुस गया रात को गाते समय, भूत चला गया अंदर, है? और वो बीमार पड़ गया सीरियसली। तो डॉक्टर एज ऑफ कॉर्बेट, एक व्हाइट आदमी, जैसे मैंने कहा कि वो चाहता किसी के साथ से भेज देता, भैया बीमार पड़ गया से भेजाओ, वो खुद ले जाता है नीचे नैनीताल तक छोड़ के आता है, कहता है कि डॉक्टर को इसको दिखाना, और फिर वापस आके अपना केस रिज्यूम करता है, जो मिशन रिज्यूम करता है। और ऐसी जो मुक्तेश्वर मैन-ईटर की कहानी है कि वो देखता है बच्ची जो है जंगल में अकेले जा रही है बैल लेके अपने अंकल को देने के लिए, क्योंकि मैन-ईटर ने दूसरा बैल अंकल का मार दिया है तो वो खेती नहीं कर सकता। तो पहले उस बच्ची को कहता है जंगल में बच्ची को अकेले नहीं छोड़ सकता, तो पहले उसको छोड़ के आता है बैल को बच्ची के साथ, फिर बच्ची को घर छोड़ के आता है और उसके बाद अपना मिशन शुरू रिज्यूम करता है। हमें ये जो चीजें दिखती हैं बहुत मानवीय पक्ष दिखाई देता है। इसी कहानी में इस बच्ची को छोड़ने के बाद, उस मैन-ईटर को मारने के बाद, कॉर्बेट का एक बयान है जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बयान है। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा, मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह मुझे याद हो गया, बयान इतनी बार पढ़ा है। उसमें वो कहता है कि एक्स्ट्रा आउट मैन्यूवरिंग ए मैन-ईटर इज अ वेरी सेटिस्फाइंग जॉब, और वो सेटिस्फेक्शन के कई उदाहरण देते हैं। कहते हैं लेकिन सबसे सेटिस्फाइंग बात यह है कि यू नो दैट यू हैव मेड ए स्मॉल पीस ऑफ अर्थ सेफ फॉर ए ब्रेव गर्ल टू वॉक ऑन। तो आपने सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन, कई सेटिस्फेक्शन है एक मैन-ईटर को मारने के, लेकिन सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है
कि आपने एक बच्ची के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा धरती का सुरक्षित बना दिया चलने के। तो जी, ये शब्द ही ये मेरा ख्याल है कोर संदेश तो यही था कि मजबूरी है इसलिए मारना पड़ता है उन जानवरों को जो खतरा बन रहे हैं इंसानों के लिए, लेकिन बाकी जानवरों के साथ मोहब्बत के जो किस्से हैं, और इसमें हम क्योंकि कॉर्बेट को कुमाऊं के नाम से ज्यादा जानते हैं, गढ़वाल का किस्सा आपने सुना दिया रुद्रप्रयाग का, लेकिन कॉर्बेट की बिहार में भी कुछ कारगुजारियां हैं, उन पर भी कुछ लिखा है। बिहार में कॉर्बेट ने कोई 2 दशक गुजारे और वो उनकी लाइफ का एक तरह से जवानी का प्राइम था। और मैं अपने बिहारी दोस्तों से कहता हूं कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कुमाऊं का या गढ़वाल का या उत्तराखंड का व्यक्ति था। वो उसमें तो वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया। और आपको फक्र होना चाहिए कि मोकामा घाट में वो एक फ्यूल रेलवे इंस्पेक्टर के तौर पे काम करते थे आलोक जी। और उसमें उनकी जो कहानियां हैं वहां की, वो जो किताब है उसका नाम है माई इंडिया। ये किताब है माई इंडिया। तो हाँ, तो इस किताब में कहानी, जो आखिर कहानी है वो चमारी चमारी के नाम से है, और नाम सुनने से ही पता चलता है कि वो एक दलित व्यक्ति, और मतलब लो कास्ट का व्यक्ति। और उसको और उसकी पत्नी ने जब उससे काम मांगने आए तो शारीरिक रूप से वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो काम कर सकते। और वो 2 दिन बाद ही उन्हें लगने लगा कि भैया हम, मतलब कॉर्बेट को लग रहा ये काम तो कर नहीं पाएंगे। जब कॉर्बेट ने उन्हें बुलाया तो कॉर्बेट लिखते हैं कि उनको बड़ा डर लगा कि साहब हमें नौकरी से निकाल देंगे, कि हमसे काम हो नहीं पा रहा। लेकिन कॉर्बेट बीइंग कॉर्बेट, कॉर्बेट ने कहा कि आप ये बताओ, आप कुछ और काम कर सकते हो? तो उस आदमी ने कहा हाँ, मुझे मतलब लिखना पढ़ना थोड़ा आता है। तो उसने, कॉर्बेट ने तुरंत उसे अकाउंटिंग के काम पे लगाया कि कितना कोयला चढ़ रहा है, कितना उतर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है। और उसके बाद कॉर्बेट अपनी स्टोरी राइटिंग का उनका एक वो भी है, नैक भी है, वो पूरा स्विंग करते हैं कि देन ही यूज्ड टू स्वेगर अराउंड, की कान में पेंसिल और हाथ में डायरी लेके उन अपर कास्ट लोगों के बीच में है, ही इज द बॉस है। और उसके तो ये कहानी लिखते हैं, और उसका मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि जो पढ़ेंगे उनका मजा खराब होगा। फिर उसका एंड जो है बड़ा क्लाइमेक्स पे है उस कहानी का। तो ये ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें, और लेकिन बिहार में रहना, और फिर पता है जीवन के आखिरी वक्त में वो काफी, मतलब हिंदुस्तान का जो में जितना रहे वो काफी बीमार रहने लगे। मलेरिया के उन्हें काफी अटैक हुए, क्योंकि भाबर तराई का इलाका मलेरिया के लिए काफी बदनाम था। तो उसके बाद जब उन्हें वहां भेजा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब इंग्लिश ने देखा कि जैपनीज से हम इसलिए हारे हैं क्योंकि हमें जंगल वॉरफेयर नहीं मालूम, और कॉर्बेट से बेहतरीन कौन व्यक्ति हो सकता है जो जंगल वॉरफेयर सिखा सकता है। तो उन्हें भेजा गया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आखिरी उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग जहां उन्होंने दी, तो बहुत कम वक्त में उन्होंने 18 महीने में वहां उन्होंने ट्रेन किया पूरी फौज के लोगों को। और वो आदमी जंगल की एक एक पत्ती को कि बिना बोल के कैसे चाय बनानी है, आपके बर्तन नहीं और चाय कैसे बनानी है, ठीक है, ये उसने सिखाया। आई डोंट नो क्या तरीका है, उसमें लिखा है कि उन्होंने ये सिखाया कि आपको अगर चोट लग जाए तो आप कैसे पट्टी करना है, हड्डी टूट जाए तो क्या करना है, आपको जिंदा कैसे रहना है। जैसे आप आजकल वो जो आता है ना मैन वर्सेस वाइल्ड में, कि आप कैसे रह सकते हैं जिंदा, तो वो कहानी, क्योंकि ही वाज पर्सन लाइक वो 6-6 दिन साथ साथ रहते हैं, जो जंगल में रह रहा है, मैनेटर को चेस कर रहा है बिना खाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वो अपने घर में भी, जो छोटी हल्द्वानी में घर है, उसमें वो जानवरों की आवाज निकालते थे। तो शाम को एक एंटरटेनमेंट का लोग इकट्ठा हो जाते थे, हर जानवर की, जैसे टाइगर आता है तो कॉल होती है ना पहले कि बलंगूर कुछ चिल्लाएगा, बंदर कुछ, तो सारी कॉल करके, और फिर वो मजाक में कहता था कि अब जो टाइगर आ गया, अब वही लोग रुके जो जिनका दिल मजबूत है, ठीक है। तो उसमें लिखता है, उनके बायोग्राफर कहता है कि नो वन एवर लेफ्ट बिकॉज सब मजा लेते थे। एंड देन ही यूज्ड टू शाउट बड़ी जोर से, और सबको पता चल जाता है कॉर्बेट या टाइगर की आवाज निकालता। हाँ, तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। तो ये तो एक प्रचुर, जिसे कहते हैं बहुत ही बेशकीमती खजाना है पूरी किताबें। और अब ये किताबें कई जो रीपैकेज होके नए नए नाम से आ रही हैं, लेकिन असल जो 6 नाम है किताबों के वो है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, रुद्रप्रयाग मैन ईटर, माई इंडिया, ट्री टॉप्स, और छठी किताब है जंगल लोग। छठी एक्चुअली वो 5वीं है, छठी ट्री टॉप्स है जो उन्होंने कीनिया। ट्री टॉप्स अकेली किताब है जो कीनिया की सेटिंग पे लिखी गई, और उसको उन्होंने फिनिश किया था, वो पॉस्ट्यूमसली चला, लेकिन उसको उन्होंने फिनिश किया था अपने मरने के 13 दिन पहले, 6 अप्रैल 1955 को उन्होंने किताब खत्म की। और जो उनके साइन है उस पे, जो मैन्युस्क्रिप्ट, और 19 अप्रैल को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो ये उनकी, लेकिन अब उनकी किताबें नए नए नाम से रिहैश करके, अगर आप जाएंगे किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाहर, जो बेचने का लगा रहता है। लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताबें इसलिए पढ़ें क्योंकि बाकी जगह आपको हो सकता है आपने ऑर्डर की किताब बहुत खराब प्रिंटिंग आई, उसमें ये इलस्ट्रेशंस नहीं मिलेंगे जैसे इलस्ट्रेशन यहाँ पर हैं, दिखाए गए हैं। तो ये सब चीजें हैं, जैसे इलस्ट्रेशन यहाँ दिखाए, आई डोंट नो यहाँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है,
लेकिन ये सब नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैंने लाइट जलाई हुई है तो इसलिए नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मतलब उसमें चित्रण है कि उस स्थितियों के, जिन स्थितियों में मारा, तो उससे आपका रोमांच और बढ़ता है पढ़ने का। और दूसरी बात है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, थोड़ी कॉस्ट इनकी ज्यादा है, लेकिन मैंने भी कई बार ऑर्डर किए दोस्तों को देने के लिए, गलती से ऑर्डर किए तो मुझे बहुत बेकार लगा कि मैंने कहा अच्छा ये किताब इतनी पतली प्रिंटिंग में, क्योंकि वो होता है कि सस्ती बनाने के लिए ठूस दिया जाता है सारा लेटर, पढ़ने का जो होता है वो थोड़ा अच्छी छपाई और अच्छे चित्र उसमें हो, तो वो सब उसमें है। पर मोटी बात है कि कॉर्बेट ही नहीं, बहुत सारे, एक केनेथ एंडरसन थे फाइट, जो वो साउथ में इसी समय कर रहे थे। केनेथ एंडरसन व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप बार बार कॉर्बेट पे लिखते हो, और केनेथ एंडरसन के बेटे के पेपर हैं, और केनेथ एंडरसन के बेटे ने उस ऑथर ने मिलकर किताब लिखी है कि आप हमारी किताब प्रमोट, मैंने उनकी किताब के बारे में लोगों को बताया नहीं, और शायद पढ़ भी लेंगे, लेकिन वो तमिलनाडु में साउथ में एक्टिव थे, और इसी वक्त एक्टिव थे जब जिम कॉर्बेट थे। उनका तरीका दूसरा था। जिम कॉर्बेट का तरीका मारने का था कि वो पीछा करते थे, शिकार का, स्टॉकिंग कहते हैं, और केनेथ एंडरसन का तरीका जो मुझे बताया गया है, मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूं, कि वो ढोल नगाड़े बजा के निकाल लगाने वाला तरीका। दोनों ही हिस्सों की अपनी अपनी स्किल है। कॉर्बेट इस तरीके को भी इस्तेमाल करते थे जो केनेथ एंडरसन वाला है, पर ज्यादातर यूज्ड टू, वो कहते थे मैं अकेले ही जाना पसंद करता हूँ, मुझे पीछे व्यक्ति जो है वो चलना, कोई मेरे चले, अगर वो निहत्था है, ये भी एक बड़ी विटी लाइन है उनकी, कहता अगर निहत्था है तो उसे बचाना मुश्किल है, लेकिन अगर उसके हाथ में बंदूक है तो उससे खुद को बचाना मुश्किल है पैनिक में, कहीं वो मुझे सही है, सही है। एक ही जो कुमाऊं के कमिश्नर रहे, जो इबॉटसन है, इबॉटसन जो थे, उनके साथ वो शिकार में उन्होंने उनकी तारीफ में काफी लिखी, और इबॉटसन के लोग कहते हैं इबॉटसन वाज अ वेरी लकी पर्सन हु कुड विन द प्रेज ऑफ कॉर्बेट, जिन्होंने कॉर्बेट की तारीफ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कॉर्बेट की तारीफ को मदद करते रहे, जैसे मैल्कम हेली, जिनके नाम पे पहले जिम कॉर्बेट पार्क था। मैल्कम हेली, इनके जो वहां के उत्तराखंड के अफसर रहे बड़े, सॉरी उस नॉर्दर्न प्रोविंस कहा जाता था, तो मैल्कम हेली के नाम से तो उसमें लिखा गया कि मैल्कम हेली को कॉर्बेट को बड़ी शर्म आई होती, कि मैल्कम हेली उसका सीनियर था और उसके साथ वो एक अफसर का रिश्ता था, और मैल्कम हेली के नाम की जगह उसके नाम पे पार्क को किया गया, क्योंकि वो इतना बड़ा कंजर्वेटर था जिम कॉर्बेट। और ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि जीवी पंत के नाम पे हो जाता, अगर जीवी पंत ने खुद इंटरेस्ट नहीं लिया, गोविंद बल्लभ पंत, और वो कॉर्बेट के बहुत करीबी दोस्त थे, और कॉर्बेट जो है उनका एक लैंड का केस था, वो भी इन्होंने लड़ा था, गोविंद बल्लभ पंत ने, वकील के तौर पे, एंड उसमें लिखा था कि कॉर्बेट ने कहते थे कि इज द ओनली कांग्रेसमैन आई लाइक। आई डोंट, का रीजन क्या था मुझे नहीं मालूम। नहीं, लेकिन ये भी एक अपने आप में किस्सा है कि आप उस पार्क का नाम, जिसे हम अब कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वो गोविंद बल्लभ पंत नेशनल पार्क होता, तब भी वहाँ वही जानवर होते, वही जंगल होते, लेकिन क्या वो मजा होता जो जिम कॉर्बेट का नाम सुन के आता है? तो मुझे लगता है शायद नहीं होता है। और एक बात आखिर में आपके प्रोग्राम में, बताइए कितना वक्त बचा, मैं कहना चाहता हूँ कि आप शुरुआत करने के लिए ये भी बहुत अच्छी किताब है, डीसी काला की बायोग्राफी, क्योंकि कॉर्बेट का पूरा तस्वीर खींच के रख देती है, और तस्वीर खींच के रख देती है, तो हो सकता है कि पढ़ने का, जो मेरे को लगता है कई बार मैं पढ़ रहा हूँ तो कई दोस्त भी पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि ये किताब भी बहुत अच्छा ट्रिगर है किसी के किताब पढ़ाने का, क्योंकि कॉर्बेट के लिटरेचर की सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारी बातें पता चलती हैं। आपको पता चलता है कि मसूरी जो है वो 1826 में उसकी खोज हुई, उसके 15 साल बाद नैनीताल की खोज हुई, नैनीताल में बिजली 1922 में आई, है ना, रास्ते कैसे थे, तो ऐसी तो आप हिस्ट्री सीखते हैं, रट के तो सीखेंगे तो भूल ही जाएंगे, है ना, तो वो चीजें जो आप। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हृदय आपने की, अब समय कम है इसलिए अब यहाँ खत्म करूंगा, लेकिन बहुत दिलचस्प बात रही, और मुझे उम्मीद है कि जो देख रहे हैं उनको भी इसमें इतना मजा आया होगा। और जिम कॉर्बेट को हम नाम से जानते हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट को काम से जानना चाहिए, और जिम कॉर्बेट खुद इतना लिख रहे हैं कि आप उसे पढ़ सकते हैं, और मेरे जैसे जो कलम घसीट हैं, पत्रकार हैं, उनके लिए भी जिम कॉर्बेट के लिखे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। पढ़ने आपसे सिर्फ 20 सेकंड चाहूंगा कि मैं अपने प्रोग्राम जो किया था, मुझे भी लग रहा है वो इतना अच्छा नहीं हो पाया था, मैं अकेले ही था आपके साथ, तो उसमें मैंने एक अनइंटेंडेड मिस्टेक की थी, जिसके लिए मुझे कुछ लोगों ने लिखा भी, तो मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ। मैंने लिखा उसमें, मैंने बोल दिया था कि मुझे बड़ा बुरा लगा कि कॉर्बेट आखिरी वक्त में हिंदुस्तान छोड़ के कीनिया चले गए, और उस वक्त एक हॉस्टिलिटी का माहौल अंग्रेजों के प्रति था, तो उन्होंने मुझे करेक्ट करते हुए कहा कि कॉर्बेट के लिए ऐसी कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी, आप गलत बात कह रहे हो, और बहुत सारे अंग्रेज रुके, वो भी रुक सकते थे, तो मैं करेक्ट करा। मेरा उस वक्त कहने का ये मतलब था कि कॉर्बेट जो है उनके खिलाफ नहीं था, लेकिन अंग्रेज बहुत सारे जा रहे थे, और कॉर्बेट की बहन इस बात को लिखती है कि हमारा क्या होगा यहाँ पर,
और अगर हम दोनों में से दोनों बड़े आपस में क्लोजली बॉन्डेड थे, दोनों ने शादी नहीं की थी, तो अगर वो मैगी मैगी लिखती हैं कि उसके बाद हमारा क्या होगा, तो कॉर्बेट यहाँ से उनको हॉस्टिलिटी नहीं थी, लेकिन एक वजह जरूर थी कि कॉर्बेट सारे अंग्रेज जा रहे थे तो वो भी चले गए। माहौल और में अगर डर का माहौल हो तो वो किस किस इंसान को कैसे कैसे असर कर सकता है कहना मुश्किल है। और कॉर्बेट वापस आना चाहते थे, इसके बहुत सारे उनके पत्राचार में मिलते हैं, और वापस आना भी चाहते थे, पर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, और कीनिया में क्योंकि उनके रिश्तेदार थे तो उन्हें लगा वहां मुझे ज्यादा मदद मिलेगी। और जिम कॉर्बेट की जो खासियतें बताई हैं अभी हृदय ने, जो उनको किताबें पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा, खास तौर पे जो मैनेजमेंट का तरीका बताया, जो आज के बहुत टॉप मैनेजर्स को पढ़ाया जाता है, एडवांस मैनेजमेंट कोर्स में ये चीज पढ़ाई जाती है कि कोई इंसान बेकार नहीं होता है, अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो ये उसके मैनेजर की जिम्मेदारी है, उसकी नहीं। जिस तरह से उन्होंने उस चमारी कहानी में उस इंसान से पूछा, एक सामान्य तरीका हमारे देश में किसी भी मैनेजर के लिए बड़ा फख्र का काम होता है, ये बेकार है मैंने निकाल दिया। और आजकल एक बेल कर्व सिद्धांत चलता है जिसमें बहुत सारे लोग निकाले जाते हैं और मैनेजर साहब वही हर साल 5% लोगों की छंटनी करके खुश होते हैं कि मैंने 5% लोगों को निकाल दिया। अच्छा मैनेजर वो है, काबिल मैनेजर वो है जो हर आदमी के लिए उसकी जरूरत का, उसकी लियाकत का काम ढूंढ ले। जैसे कॉर्बेट ने ढूंढ के दिखाया, जो आदमी मजदूरी करने लायक नहीं था उसको अफसर बना दिया, क्योंकि वो अफसर बनने लायक था। तो अब हम इजाजत चाहेंगे। हृदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों से एक बार फिर आग्रह करूंगा कि भाई इस वीडियो के लिंक शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, परिचितों के साथ। कॉर्बेट की किताबें खरीदिए, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, और एक बार फिर बचपन जी के देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।